नमस्कार दोस्तों। वक्त संशोधन विधेयक का साथ देकर के नीतीश कुमार ने सही किया या गलत किया, इस बात को लेकर के चर्चा खूब है। बिहार की राजनीति के जो जानकार हैं, सियासी पंडित हैं और पत्रकार हैं, इन सबों के बीच में पिछले 2 दिनों से इस बात पर गर्मा गर्म बहस चल रही है और हर आदमी अपनी समझ के मुताबिक अपना फैसला सुना रहा है। अब सवाल ये है कि जो व्यक्ति पिछले 20 साल से बिहार जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री है, देश का बहुत ही सधा सुलझा हुआ राजनेता माना जाता है, जो समय और शब्द इन दोनों के सही इस्तेमाल का माहिर माना जाता है, वो इतने बड़े निर्णय को इतनी जल्दबाजी में ले लिया होगा, यह कैसे माना जा सकता है? और जब नहीं मान सकते हैं तो कैसे हम किसी निर्णय पर तुरंत पहुंच जा सकते हैं? लिहाजा नीतीश कुमार के फैसले के पीछे के जो भी कारण रहे हैं, उन कारणों को एक बार हम समझ लें तो लगता है कि नहीं, हम इधर या उधर कुछ भी कहने की हालत में होंगे। अब उसको समझने के लिए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार इन दोनों ने एक साथ अपनी राजनीति जो शुरू की, उसके बाद बिहार में जिस तरीके के सियासी नतीजे या राजनीति के चुनावों के नतीजे रहे, उन नतीजों को और उन नतीजों के पीछे के कारणों को अगर हम टटोलते हैं, तब जाकर के कुछ बातें हमारे सामने साफ साफ दिखती सी हैं। 2013 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव के लिए कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया, तो नीतीश कुमार ने अपनी नाराज़गी जाहिर की और एनडीए से अपनी पार्टी को बाहर कर लिया। 2014 का चुनाव, नरेंद्र मोदी की आंधी जब चल रही थी देश में, उस समय भी नीतीश कुमार ने बिहार में अपने बूते लड़ा और उनको सिर्फ 2 सीटें आईं। नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी के साथ देश की जो हवा है उसका अंदाज़ा हुआ और उनको लग गया कि बिहार के भीतर हमने जो भी साख बनाई है उसका कुछ फ़ायदा हमें मिला नहीं। लिहाजा उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी। जीतन राम मांझी को सीएम बनाया था। 10 महीने के बाद उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री कुर्सी हासिल की और 2015 का जो विधानसभा चुनाव था, लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर के महागठबंधन के नाम पर नीतीश कुमार लड़े। सरकार बनी महागठबंधन की, वे फिर से मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनको इस बात का दबाव लगातार महसूस होता रहा कि आरजेडी का जो पॉलिटिकल कल्चर है वो उनकी पार्टी या नीतीश कुमार की अपनी जो समझ है या जिस तरह के राजनेता हैं उससे मिलती जुलती नहीं है। और दूसरी बात ये थी कि आरजेडी की तरफ से कहीं ना कहीं इस बात का दबाव लगातार वो महसूस करते रहे कि आपको आज नहीं तो कल तेजस्वी यादव के लिए कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। यह बात शायद उन्होंने बीजेपी के साथ महसूस नहीं की जब वो एनडीए के साथ थे। नरेंद्र मोदी के साथ वो 2017 में आते हैं, जब आरजेडी का हाथ वो छुड़ाते हैं। 2017 से नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चल रहे एनडीए का जेडीयू हिस्सा बन जाता है और पहला जो उसका टेस्ट है, लिटमस टेस्ट, वो 2019 के लोकसभा चुनाव में होता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को 17 सीटें लड़ने के लिए मिलती हैं और 16 सीटों पर उनके उम्मीदवार जीत करके आते हैं। यानी कि नीतीश कुमार को तनिक भी नुकसान नहीं हुआ, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 89% मुस्लिम मतदाता या वोटर महागठबंधन या आरजेडी की अगुवाई में जो गठबंधन था उसको अपना वोट दे करके आया था। 89% मुसलमान अगर महागठबंधन को वोट देता है और नीतीश कुमार को 90% स्ट्राइक रेट है या उससे कहीं ज़्यादा का, तो नुकसान तो नहीं हुआ। जबकि नीतीश कुमार ने 2005 से लेकर के 2015 तक अपने लिए जो वोट बैंक बिहार में तैयार किया, मुसलमानों के भीतर उसको हम पसमानदा कहते हैं, यानी कि पिछड़ा गरीब मुसलमान। जैसे पिछड़ों के भीतर जो पिछड़ी जातियां थीं उनके भीतर अति पिछड़ा, दलितों के अंदर अति दलित, वैसे मुसलमानों के भीतर पसमानदा को उन्होंने खड़ा किया। और सोशल इंजीनियरिंग नीतीश कुमार की जो रही, उसने नीतीश कुमार को सत्ता में लाने और बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ चलने में उनके इस वोट बैंक के लगातार खिसकते चले जाने का जो डर था वो सही साबित होता चला गया। लेकिन नुकसान उनको नतीजों में नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा। फिर 2020 के विधानसभा चुनाव हुए। 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को 43 सीटें आई। मुझे लगता है कि 2005 से लेकर के 2020 के बीच में सबसे कम सीटों पर आकर के जेडीयू सिमट गई। लेकिन इसका कारण एनडीए से बाहर चिराग पासवान के जाकर के जेडीयू के खिलाफ खुल करके लड़ने को माना गया।
इसलिए 28 सीटें, जहां जेडीयू की हार से आर चिराग पासवान की एलजेपी पार्टी के उम्मीदवार के पास आए वोट ज़्यादा थे, तो 28 सीटों का नुकसान सिर्फ चिराग पासवान ने जेडीयू को दिया। और इस लिहाज से नीतीश कुमार को लग रहा था कि यह तो जो बाजी है वो हाथ से निकली है तो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान के कारण। लेकिन उनके लिए जो चिंता की बात थी वो ये थी कि 11 उम्मीदवार मुस्लिम कम्युनिटी के नीतीश कुमार ने उतारे और एक भी कैंडिडेट जीत करके विधानसभा नहीं पहुंचा, यानी कि मुसलमानों ने एक बार फिर नीतीश कुमार को 2020 के विधानसभा चुनाव में वोट नहीं दिया, जबकि 76% उस कम्युनिटी का वोट आरजेडी के पास गया। यानी कि आरजेडी बिहार में नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार के आने के बाद से मुसलमानों के एक मुश्त वोट का दल हो गई। और आज भी यह बड़ी सच्चाई है कि बिहार में आरजेडी यादवों और मुसलमानों के एक मुश्त वोट का दल है, पार्टी है, या फिर उस पार्टी का एक मुश्त वोट बैंक मुसलमान और यादव हैं। ये बड़ी सच्चाई बिहार की राजनीति की है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल आरजेडी के सामने है वो ये है कि वो इस कम्युनिटी यानी कि यादव और मुसलमान, इन दोनों के बाहर निकल करके अपना वोट बैंक बढ़ाने या अपना सामाजिक समीकरण साधने में नाकाम रही है। किसी और जाति या समुदाय से लोग उससे नहीं जुड़े हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें नीतीश कुमार ने क्या हासिल किया। तब हम 2025 की बात करें। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको 16 सीटें मिली और 12 सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार जीत करके संसद पहुंचे। स्ट्राइक रेट बीजेपी से बेहतर रहा जेडीयू का। 17 सीटों में से बीजेपी को 12 मिली और 16 सीटों में से जेडीयू ने 12 सीटें जीती। चिराग पासवान ने भी 5 सीटें अपनी जीत ली। यानी कि एनडीए की बल्ले बल्ले 2017 से लेकर के 2024 के बीच में रही है और नीतीश कुमार को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा है। यह बात उन्होंने कागज में देख ली। और उनके जो रणनीतिकार हैं, उनकी पार्टी को जो समझते हैं, वहाँ के फैसले या निर्णय तय करते हैं, नीतीश कुमार को सलाह देते हैं, उन्होंने भी इसको समझा है कि नरेंद्र मोदी को छोड़ करके जाने में दो बड़े नुकसान हैं। पहला ये है कि बिहार में जो वोट हमारे साथ आ रहा है या ट्रांसफ़र है, वो बीजेपी का वोट हमारे पास, उसका जाना, मुसलमान वोट का नहीं आना और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चल रहे एनडीए के साथ साथ ना चलने से बिहार की सत्ता को भी गंवा देना, ये बातें हमारे लिए नुकसान का सौदा साबित होंगी। इसलिए आप सत्ता की खातिर नरेंद्र मोदी के साथ बने रहिए और बिल का समर्थन कीजिए। ये एक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप जब भी राजनीति करते हैं तो उसका जो उद्देश्य है वो सत्ता होती है और राजनीति में जितने भी निर्णय लिए जाते हैं, मत तैयार किए जाते हैं, उनका निहितार्थ भी सत्ता ही है। नीतीश कुमार ने इस लिहाज से कुछ भी गलत निर्णय नहीं लिया है। अगर आप उनको वोट नहीं दे रहे हैं, उनके हिस्से से मुसलमान वोट बैंक खिसक गया है, वो आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन के पास जाकर के लगातार बना हुआ दिख रहा है, ऐसे में वो एक श्योर शॉट जीत है उनकी, उसको कैसे छोड़ दें। लेकिन उन्होंने इसके भीतर भी अपने लिए गुंजाइश निकाली कि जो कानून बन रहा है उसमें 3 बड़े बदलाव कराएं, ताकि उन बदलावों के जरिए वो कह पाएँ कि हमने मुस्लिम समुदाय के बृहत्तर हित के लिए बड़े निर्णय करवाए। राज्य सरकार का ज़मीन के ऊपर हक बना रहेगा, कानून पिछली तारीखों से लागू नहीं होगा, और इस तरह के 1-2 और फैसले या बदलाव जो कानून के भीतर हुए वो नीतीश कुमार के कहने से हुए और उन्होंने अपनी वहाँ चलवाई और उससे मुस्लिम कम्युनिटी के हित को साधने में या मुस्लिम कम्युनिटी के हित के लिहाज से उनकी राजनीति चलती रही है, यह बताने में उनको आसानी होगी। इस बात का सबूत वो अपने पास लेकर के चल रहे हैं। एक उम्मीद इस बात की है कि जो वोट बैंक उससे खिसक गया है, जिसको पासमानदा कहते हैं, अगर वह कानूनों के बाद से जो वहाँ कब्जेदार हैं, जो अपनी हुकूमत चला रहे हैं, मिल्कियत चला रहे हैं, जिन्होंने वक़्फ़ की ज़मीनों पर, उनकी जायदाद पर अपना शिकंजा कस के रखा हुआ है और सिर्फ अपना अपना बना रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, पुश्तें बना रहे हैं, अगर उनके हाथ से यह सारी जायदाद निकल करके आती है और गरीब तबके का मुसलमान, चाहे बेवा है, गरीब बच्चियां हैं, लड़के हैं, नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको इसका फ़ायदा पहुंचता है, तो जाहिर है कि यह जो समुदाय है जो नीतीश कुमार से
छिटक गया था, वो धीरे धीरे अपना भरोसा नीतीश कुमार के भीतर पाएगा और उनके पास आएगा। तो एक उम्मीद है। और दूसरा ये है कि नरेंद्र मोदी के साथ चलने में जीत की गारंटी है। तो आप आधी छोर पूरी को धावे, आधी मिली न पूरी पावे, ये नीतीश कुमार की राजनीति नहीं है। नीतीश कुमार इतने नासमझ राजनेता नहीं है। इसलिए सत्ता में बने रहने के लिए और सत्ता आगे भी पाने के लिए नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चलना ज़रूरी है। मुसलमान वोट उनके हिस्से में नहीं आ रहा है, उसके आने के आसार नहीं है, उसकी खातिर इतना बड़ा जोखिम उठाना सही नहीं है। सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा, यह दुरुस्त नहीं है। और नए कानून के ज़रिए मुस्लिम जो तबका गरीब है, पिछड़ा है, पसमानदा है, उसका भला हो सकता है और भला होने के बाद वो मेरे पास आ सकता है, उसका भरोसा मेरे भीतर फिर से बन सकता है, इस बात की संभावना है। यह तीनों बातें अगर आप सामने रख करके देखते हैं तो कोई भी यह नहीं कहे कि नीतीश कुमार ने फैसला गलत लिया है। फैसला उनका बिल्कुल 100 आने सही है। और 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें उस फैसले का जो असर है आपको दिखेगा, क्योंकि जो मुस्लिम वोट बैंक है उसके भीतर मारामारी बहुत अधिक है। नीतीश कुमार को समझ में आ रहा है कि सिर्फ आरजेडी की कब्जेदारी नहीं है, इस बार जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर की पूरी रणनीतिक तौर पर अपने आप को साधे हुए है। मुसलमानों को कैसे अपनी पार्टी के साथ जोड़ा जा सकता है उसके लिए उन्होंने उसके काफ़ी खून पसीना बहाया है। लिहाजा मुस्लिम वोट जन स्वराज के साथ भी जुड़ेगा। कांग्रेस अगर आरजेडी के साथ नहीं लड़ती है, क्योंकि उस बार वो आरजेडी की हाँक पर नहीं चलने वाली है, तो कांग्रेस भी एक दावेदार होगी। असदुद्दीन ओवैसी जो पिछली बार चुनाव में अच्छी मलाई काट चुके हैं, उनके 5 विधायक जीत करके विधानसभा पहुंच गए थे, 1.25% वोट था। जाहिर सीमांचल के इलाकों में और जहां जहां मुस्लिम मतदाता ज़्यादा हैं उन सीटों पर वो अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे। बीएसपी भी खड़ा हो जाती है, 1.5% वोट पिछली बार भी उसने काट रखा था। तो बहुत सारे दावेदार हैं या हिस्सेदार हैं मुस्लिम वोट के। उसमें 4% 5% अगर एनडीए को मिल जाता है तो उसकी खातिर वो इतना बड़ा जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, फिलहाल नहीं उठाएंगे। इसलिए निर्णय नीतीश कुमार का दुरुस्त है। और लोग कहते हैं कि उम्र उनके ऊपर हावी है, फैसले सही नहीं ले पा रहे हैं, सरकार ठीक से नहीं चल पा रही है। इस निर्णय को देखते हुए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार आज भी देश के सबसे सधे, पके, मंजे हुए राजनेता हैं।